तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर हफ्ते हमारी यही कोशिश रहती है, हम आपसे ऐसे कलाकार से मिलवाएं जिनकी कहानी सुनकर आपको बहुत खुशी मिले। आज की हमारी मेहमान एक ऐसी कलाकार है, एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने अपना करियर शुरू किया अर्ली 70s में और अपने गाने से लोगों का ही नहीं बल्कि संगीतकारों का भी दिल जीत लिया था। उनके कामयाबी का सफ़र तब शुरू हुआ था तो आज तक जारी है। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। हमारी आज की सिंगर मेहमान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही संगीत से जुड़ा हुआ था। इनके पिता मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश के सहायक हुआ करते थे। उनका नाम था भोला श्रेष्ठ। एक दिन शंकर जयकिशन एक गीत के लिए बच्चों की आवाज ढूंढ रहे थे, तब उनके सहायक चंद्रकांत ने इस बच्ची का नाम सुझाया। शंकर जी ने इस बच्ची को सुना और वो इससे मिलकर बहुत खुश भी हुए और इस बच्ची को एक ऐसा गाना दे दिया जो आज तकरीबन 48 साल के बाद भी गाया जाता है, और क्या खूब गाया जाता है। गीत था है ना बोलो बोलो, जिसे इस बच्ची ने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जैसे लेजेंड्स के साथ गाया था। इस गीत के बाद तो इस बच्ची ने और भी कई ऐसे गाने गाए जो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने वो तब थे। जब ये 11 साल की थी तब एक दिन अचानक इनके पिताजी का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी एक तरह से इस बच्ची पे आ गई। ये स्टेज शो करने लगी और फिल्मों में गीत भी गाती रही और अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही। कामयाबी के साथ इस सिंगर की आंख में चौली चलती रही और आज भी चल रही है। स्वागत कीजिए बचपन से अब तक अपने सुरों से जादू जगाने वाली सुषमा श्रेष्ठ का, जिन्हें आज की पीढ़ी पूर्णिमा के नाम से जानती है। पूर्णिमा। तो ये थी सुरीली मीठी गायिका पूर्णिमा। चलिए उनका स्वागत करते हैं। पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए बैठ। कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में पूर्णिमा, आप इतना अच्छा गाती हैं। मैं सच्ची में आप सामने बैठी हैं इसीलिए नहीं, मैं वाकई में मुझे आपके गाने में आपकी आवाज़ में एक अलग यूनिक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप जैसी कलाकारा इस तरह से जब कहती हैं तो वाकई मुझे यकीन होता है थैंक यू कि मैं शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा लेती हूँ जी, इसका यकीन होता है। पूर्णिमा, आपके पिताजी भोला श्रेष्ठ जी खेमचंद जी को असिस्ट करते थे। बिल्कुल। तो वहाँ के बारे उसके बारे में कुछ बताइए। उससे थोड़ा और पीछे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेरे जो परनाना थे, मतलब मेरे पिताजी के नाना जी, वो काठमांडू से कोलकाता चले गए। वहीं पे फिर वो सेटल हो गए और पिताजी तब शायद 3-4 साल के रहे होंगे और वहीं पर फिर पिताजी का सब पालन पोषण हुआ। पढ़ाई लिखाई, संगीत की तालीम, सब कुछ कोलकाता में ही उन्होंने हासिल की। वहाँ से कोलकाता से वो आए मुंबई, तब बॉम्बे था 1949 में जी। और यहाँ वो उस वक्त फिल्म स्टूडियोज़ हुआ करते थे, तो बॉम्बे टॉकीज़ का बहुत नाम था और डैडी ने बॉम्बे टॉकीज़ ज्वाइन किया जहाँ खेमचंद प्रकाश जी चीफ म्यूज़िक डायरेक्टर थे जी। तब वो सब सैलरीज़ पे रहते थे लोग, तो डैडी ने उन्हें ज्वाइन किया बतौर असिस्टेंट। आजकल की जो पीढ़ी है वो खेमचंद प्रकाश जी को ज़्यादा जानेगी,
उस गाने से, फिल्म महल के गाने से, आएगा आने वाला, जी। तो उस गाने तक डैडी ने खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट किया। उसके बाद खेमचंद प्रकाश जी की डेथ हो गई और डैडी अपने आप भी कोशिश कर रहे थे कि वो एक सोलो म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर से जाने जाएं। जी। कुछ फिल्में की भी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना जरीना जी, आप भी जानती हैं, सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता है। हाँ। टैलेंट के साथ किस्मत बहुत मायने के रखती है। साथ वो तो जी। मेरे ख्याल से किस्मत अगर बुलंदी पे हो तो टैलेंट थोड़ा सा कम हो तो भी चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो डैडी के बस में नहीं था। जी। बहुत ही कैसे कहूँ, बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी। और यहाँ ऐसा होता है कि स्वाभिमानी इंसान को पसंद करते हैं लोग, पर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। तो कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से कोई फिल्म बनी नहीं, कोई फिल्म आधी बनकर रुक गई, ऐसे होता गया। फिर उन्होंने किशोर कुमार जी को ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है कि बॉम्बे टॉकीज में किशोर अंकल को पहला जो गाने का मौका था वो मिला खेमचंद प्रकाश जी से। अच्छा। क्योंकि अशोक कुमार जी बॉम्बे हाँ। टॉकीज में पार्टनर हाँ। थे, तो ऑब्वियसली किशोर अंकल उनके छोटे भाई, तो इनका एक ग्रुप ही बन गया था। किशोर अंकल, डैडी, लता जी बहुत गहरे दोस्त बन और गए। आशा जी, सुना आपकी माता जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। काफ़ी बाद में। अच्छा, काफी बाद बाद में। में। ओके। पर गहरे दोस्त ये पहले बने। इनफैक्ट लता जी जब वहाँ से घर जाती थी रात को, तो डैडी को भेजते थे खेमचंद प्रकाश जी उन्हें छोड़ने के लिए। अच्छा। तो बहुत गहरी दोस्ती। मतलब किशोर अंकल को तो मैं काका, मेरे लिए वो सिंगर कम और काका ही ज़्यादा रहे ज़िंदगी भर। फिर बस इसी तरह से। तो आपके पिताजी ने कोई फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन दिया था? एक गाना उनका बहुत उस वक्त बिना का गीत माला, सिबा का गीत माला या बिना का गीत माला तो था। हाँ। सिबा का बाद में हुआ शायद। हाँ, I think so। तो अमीन सयानी जी का जी। वो एक प्रोग्राम आता था और रेडियो सिलोन। हाँ। रेडियो सिलोन में डैडी का वो एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। कौन सा था, जरा गाकर सुनाइए आप प्लीज। ड्रामा नहीं कर रही हूँ, तबीयत नहीं। वाकई नासाज है, मैं कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल। दिल जलेगा तो ज़माने में उजाला होगा, दिल जलेगा तो ज़माने में उजाला होगा। खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। इसको लता जी ने गाया। जी। हाँ, वाह। तो नहीं, पर उतना वो नहीं बेचारे सक्सेसफुल हो सके जितना होना चाहिए। जी। तो आप जो आशा जी का जिक्र हाँ। कर रही थी, वो लोग बहुत बाद में, क्योंकि अब डैडी किशोर अंकल के साथ जुड़ गए इंडस्ट्री में, लोग ऑफ कोर्स डैडी को बहुत जानने लगे थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे। तो आशा जी तब थोड़ा थोड़ा गाने लगी थी, तो घर पे आना जाना, क्योंकि शायद स्टूडियोज़ में उनको, आशा जी को उस वक्त लता जी बहुत उरूज पर थीं और आशा जी को नहीं शायद उतनी इम्पोर्टेंस मिलती थी। तो उस वक्त डैडी उनको बहुत ज़्यादा एक अपनापन, एक प्यार देते थे। तो डैडी को वो भैया भैया कहती थी, तो इस तरह से एक रिश्ता बन गया उनके आपस में। तो घर आने लगीं। अब मेरी मम्मी जो थी वो भी बेसिकली हम नेपालीज़ ही हैं, वो तो मेरी शक्ल देखकर ही आप पहचान। मम्मी भी गाती है? गाती थीं। अच्छा। पर प्रोफेशनली नहीं। मेरी आवाज़ मुझे विरासत में मिली है मेरे मायके से। मम्मी, मौसियाँ सब बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गाती थी। तो इस करके मम्मी, क्योंकि उनकी पैदाइश ही मुंबई की, तो मराठी बहुत अच्छा हम सब बोलते हैं। जी। एक प्रीडोमिनेंटली यहाँ एक मुंबई में इलाका है नाना चौक, ग्वालिया टैंक, जानती हूँ। तो वहाँ की पैदाइश। तो मम्मी गुजराती, मराठी बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बोलती थी। ओके। तो
इस करके आशा जी के साथ मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों महाराष्ट्रियंस और बहुत गहरी दोस्ती। तो तब आशा काकी घर आने लगी और बस इस तरह से। मैंने ये भी सुना है, अगर मैं कहूँ, मम्मी कहती थी कि जब मैं मतलब मम्मी जब गर्भवती थी मुझको लेकर, तो उस वक्त आशा काकी जब आती थी घर पे, तो मम्मी बहुत मुतासिर थी आशा जी से, बहुत ज़्यादा, और इतनी मतलब ज़बरदस्त फ़ैन आशा जी की। हमेशा ये सोचती रहती थी कि मेरी बेटी हो और गाए वो, और गाए तो आशा की तरह। फिर शायद खुदा ने कहीं मम्मी की दुआ कबूल कर ली। और आप 7 साल की थी तब आपने सुना पहला गाना गाया था? नहीं, पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था। गाती तो थी मैं बचपन से ही, 3-4 साल की थी तब से ही गाने लगी थी, और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। तो घर में ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि नाचती है, डांस करती है। तो जब कभी कोई आए घर में मेहमान या कोई फंक्शन हो, तो मुझे घर में गुड्डी कहते हैं, तो गुड्डी डांस कर। लेकिन जरीना जी, मैं बताऊं, मैं उस वक्त भी एक परफॉर्मर की तरह ही परफॉर्म करती थी। जैसे हमारे 2 रूम्स थे, तो 2 रूम्स के बीच का जो दरवाज़ा था, मैं वहाँ के उस पर्दे को बंद करती थी और फिर वहाँ से बाकायदा एंट्री लेकर अंदर आती थी। फिल्मी। बिल्कुल, एकदम फिल्मी। लेकिन मेरी मौसी, सबसे छोटी जो मेरी मौसी हैं, और मेरे मामा, वो दोनों इस बात से वाकिफ़ थे कि मैं गाती भी। तो ये जो आप कह रही हैं, 7 साल की उम्र में जो एक मौका मुझे मिला, मेरे मामा लायंस क्लब के मेंबर थे जी। एक शो हो रहा था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में, तो वहाँ ये तय हुआ कि मैं डांस करूँगी एज़ ऑलवेज़। लेकिन फिर मामा और मौसी ने मुझे कहा कि देखो, डांस तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 1967 की। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक बच्चा इस उम्र में गाए, ये बहुत नयापन होगा, क्योंकि तब तक बच्चों का गाना, मतलब बतौर सिंगर बच्चे इतने लाइमलाइट में नहीं आए थे उस वक्त, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने भी मान लिया, अब उस वक्त के बच्चे मान लिया करते थे बड़ों की बातें, तो मैंने हाँ कह दी। एक छोटा सा ग्रुप था, क्योंकि मौसी थोड़ा बहुत गा लेती थी प्रोफेशनली, चुपके। नाना जी को पसंद नहीं था, मेरे पिताजी को पसंद नहीं था, फिर भी मामा उनको बहुत एंकरेज करते थे, बहुत प्रोत्साहन देते थे। तो उस ग्रुप के साथ रिहर्सल्स हुई मेरी, और ये शो हुआ 17 जनवरी 1967। तो पहला गाना मैंने गाया राजा और रंग का। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है, ओ माँ। तो जरीना जी, जैसे मैंने ये आवाज़ लगाई, मामा ने कह दिया था कि देखो ये माइक है और इसके सामने तुम्हें खड़े रहना है। पूर्णिमा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आपका ये सुरीला जो गाना आपने गाया है, ये सुरीले सफ़र के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बातें जारी रखेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, बचपन में इतना प्यारा गाना गाना आसान बात नहीं है। इनकी कामयाबी के राज जानते हैं ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। हम बातें कर रहे हैं पूर्णिमा से कोशिश से कामयाबी तक। हाँ, तो आपने जो स्टेज पे गाना पहला गाया था वो तो लता जी का था, लेकिन आपका पहला गाना स्क्रीन के लिए आपने कौन सा गाया था? फिल्म अंदाज के लिए। अंदाज है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी। ओह यार, दैट वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग। उसके भी ये गाना कैसा मिला, और उसके बाद एक लाइन भी आप सुना दीजिए। हाँ, ये गाना मैंने जो आपको अभी बताया, मैं मतलब 7 साल की उम्र से गा रही थी। और उस वक्त क्या होता था जरीना जी, अभी जैसे इतने मैग्नीट्यूड में शोज़ होते हैं वैसे नहीं होते थे। तो हम लोग गणेश चतुर्थी में जो पंडाल लगते थे, मैक्सिमम शोज़ वहीं होते थे। वही एंटरटेनमेंट था, वही एक एंटरटेनमेंट था, और ह्यूज क्राउड्स आते थे। तो मैंने कहा, मेरी मौसी जुड़ी हुई थी एक म्यूज़िकल ग्रुप के साथ। तो जब मैंने ये पहला शो किया, तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ
कि गणेश चतुर्थी के शोज़ में वही लोग मुझे बुलाते थे कि हो सकता है उन्होंने प्रोपोगंडा किया होगा, मेरे बारे में कहा होगा, एक बच्चा है बहुत अच्छा, व्हाटएवर। और घर से ऐसा था कि चलो एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हम प्रोफेशनल चार्जेस एज सच नहीं लेते थे। एक छोटे में मैं आपको बता रही हूँ बैकग्राउंड मेरा। लेकिन मैं वहाँ जाती थी और गाती थी ज़रीना जी, तो मुझे बख्शीश बहुत मिलता था। ओह हाउ स्वीट। जैसे कोई आकर 5 रुपए दे गया, कोई 2 रुपए दे गया, मैक्सिमम कोई 50 रुपए दे तो बहुत बड़ी बात उस वक्त थी ना। बिल्कुल। तो इस करके जब मैं लौट आती थी तो घर में मेरी मौसी बेचारी वो एक क्या करे, एक हैंडकरचिफ में लेती थी, ना भी नहीं बोल सकते भाई। वो लोग फिर उनको अपमानित लगता था कि हम इतने प्यार से बच्चे को दे रहे हैं। था जो तो 150-200 रुपए जमा हो जाते थे। ये मैं बात कर रही हूँ 67-68 में। दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। यस। सो हमारे ही मेरे नैनीहाल में जहाँ नानी रहती थी, उनके नेबर हुआ करते थे मिस्टर चंद्रकांत भोसले जी। और वो शंकर जयकिशन जी के यहाँ अभी हम कहते हैं ना सिटिंग मेंबर, मतलब बिल्कुल क्लोज नेट जो म्यूजिशियंस होते हैं, यानी जब वो गाने कंपोज करते हैं उस वक्त जो म्यूजिशियंस वहाँ हाजिर होते हैं, जो उनका साथ देते हैं प्रोड्यूसर्स को गाना सुनाने के लिए। तो चंद्रकांत जी वहाँ उनके साथ ढोलक बजाते थे। अच्छा। और ऑब्वियसली वो जानते थे कि मैं गा रही हूँ। तो ये फिल्म बन रही थी अंदाज। और शंकर जी जो थे पहले से ही ऑलवेज स्वैम अगेंस्ट द टाइड। मतलब वो हमेशा एक कहते हैं ना, हवा जिस तरफ आती थी तो पीट करके ही चलते थे, उस वक्त से ही। अच्छा। हवा की तरफ पीट करके चलते थे। बहुत डेयरिंग। तो उन्होंने ये एक पता नहीं कैसे उनको ये एक सूझी बात कि बच्चों के गाने तब सीनियर सिंगर्स ही गाया करते थे। यस, बिल्कुल। पर इन्होंने ये बात सबसे कही कि ये गाना मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब हो सकता है ज़रीना जी, कुदरत को शायद ये कहीं मंजूर था कि मुझे कोई एंट्री मिले। बिल्कुल। तो शंकर जी जरिया बन गए, पता नहीं। पर उन्होंने सबसे कहा कि कोई बच्चा अगर नज़र में, 2 बच्चे चाहिए थे उन्हें, तो कोई बच्चे अगर हों तो उन्हें ले आओ मेरे पास। तो चंद्रकांत जी ने झट से मेरा नाम बोला। तो अब मेरा नाम भी डैडी के नाम के साथ बोला कि भोला जी की बेटी गाती है। अच्छा। डैडी को तो सब जानते थे। तो बोले ले आओ। तो मुझे वो ले गए वहाँ पे उनके सिटिंग रूम में। महालक्ष्मी, फेमस महालक्ष्मी, आजकल वहाँ शूटिंग्स बहुत होती हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ शंकर जी अपना सिटिंग रूम उनका हुआ करता था। और मैं कहूँ शायद जितना बड़ा आपका ये फ्लोर है ज़रीना जी, इतना बड़ा सिटिंग रूम। और मैंने जैसे वहाँ मैंने एंट्री ली तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म स्टेज बना था। शंकर जी बैठे थे हारमोनियम पे, उनके असिस्टेंट्स बैठे थे, और सारा वायलिन सेक्शन, बेस गिटार, चेलो, तब चेलो इतना बड़ा जो बच्चे आज उसको गिटार ही कहेंगे। गिटार ही कहते हैं। ऑल दैट कंप्लीट म्यूज़िक सेक्शन वहाँ पे हाजिर था। मैं गई, उन्होंने बिठाया और पूछा गाती हो? मैंने कहा जी। बोले तब तक मैं सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, डैडी से थोड़ा सीखने लगी थी। तो बोले अच्छा। उन्होंने बाजे पे सिर्फ हाथ रखा तो मैंने कहा मैं काली एक से गाती हूँ। मैंने उनको सुर बताया तो बोले अरे वाह, जानती हो तुम काली एक? मैं कहा नहीं, डैडी ने सिखाया है। हाँ भाई, होनहार बाप के तुम होनहार बच्चे हो तो इतना तो जानोगी। तो सा से लेकर पंचम तक उन्होंने मुझे गाने बोला। और बोले कि डन। मौसी और मामा साथ गए थे तो बोले सुर काली एक ही रखेंगे, उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा। अब बोला आप इसे कल ले आइए फिल्म सेंटर, हम रिकॉर्ड करेंगे गाना। मौसी ने कहा सर रिहर्सल, अरे इसको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं। अच्छा, रिहर्सल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन हम पहुँचे फिल्म सेंटर तारदेव में। अफसोस के वहाँ भी एक पब बन गया है, पर उस वक्त हमने इतने हसीन हसीन गाने रिकॉर्ड किए थे, मंदिर था वो हमारा। तो वहाँ बुलाया और वहाँ बिल्कुल नया एक सिंगर्स कैबिन बना था। यूजुअली ऐसा होता है कि सिंगर्स को कैबिन के अंदर खड़ा करते हैं हेडफोन के साथ और म्यूजिशियंस बाहर।
पर शंकर जी ने कहा नहीं, बच्चों को हम बाहर ही खड़ा करेंगे हम्म, क्योंकि डर जाएंगे बच्चे हेडफोन पहन के ना। हाँ, तो बाहर खड़ा किया। दूसरी भी लड़की, वो चंद्रकांत जी ही उसे लाए थे, प्रतिभा बोर्डेकर नाम था उसका, मुझसे थोड़ी बड़ी थी, मैं तब 9 साल की थी, वो तब शायद 12-13 साल की थी। बस वहीं उन्होंने गाना सिखाया और बोले एकदम फ्री होके गाना, हाँ जैसे घर में गाती हूँ। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो सुना दीजिए ना। ओके। है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, ओ पापा बोलो बोलो, रा मम्मी बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है ना। वाह वाह, और कितना फेमस गाना था। ये तो मेरे अच्छा, ख्याल से 12 अप्रैल 1971 जी। में आपके साथ जो कुछ हुआ था वो, तो आप मुझे बताइए उसके बारे में, मुझे बताइए 1271 में अप्रैल। 12 अप्रैल से पहले एक्चुअली एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरी ज़िंदगी में। ये फिल्म रिलीज़ हुई 1971 में। 71, हाँ। और 71 में मुझे एक शो करना था। पंजाब एसोसिएशन एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है मुंबई का, और वहाँ किसी तरह से पता नहीं मुझे कैसे, मुझे कौन ले गया, लेकिन मैंने 2-3 गाने गाने थे उनके शो के लिए, और डैडी ने मुझे रिहर्स करवाए थे। डैडी ही मेरे साथ बाजा बजाते थे। ओके। अब शो था 12 अप्रैल, रंग भवन, यहाँ पे जो ओपन एयर ऑडिटोरियम हुआ करता था एक वक्त पे, और पूरी तैयारी, मतलब बहुत एक्साइटेड थे डैडी। मेरे ख्याल अपने जो कुछ उन्होंने अपने करियर में सहा, उस डिप्रेशन के बाद वो थोड़ा सा उभर रहे थे उसमें से। उनको एक उम्मीद की किरण शायद नज़र आई कि मेरी जो भी एक विरासत है उसे ये शायद आगे ले जाएगी। तो बहुत खुश थे, स्पेशली इस प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मंच था मेरे लिए। राज साहब, प्राण साहब, जयराज जी, बड़े बड़े लोग जुड़े थे जी। तो डैडी को लगा कि ये सब सुनेंगे मेरी बच्ची को, ऑब्वियसली। तो लेकिन 11 अप्रैल को अचानक उनको बहुत एक, मतलब इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली। मैं हार्ट अटैक नहीं कहूँगी, इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें वो गुजर गए अचानक, और अब सवाल ये हुआ कि किसी को होश ही नहीं कि, लेकिन मेरी माँ है ना ज़रीना जी, वो पहले से ही, मैंने जितना मेरी माँ को जाना, वो एक, शी वॉज अ वेरी डिफरेंट वुमन, अपने मैं कैसे कहूँ, वे अहेड ऑफ अ टाइम्स। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। तो पहले तो मम्मी ने ही शुरू किया कि तुम कल जाओ, क्योंकि कहीं डैडी की ये इच्छा थी, और इतने वो मायूस होकर गुजरे हैं, तो उनको ये जाने के बाद कम से कम वो कहीं भी होंगे तो ये खुशी तो दो कि तुमने उनकी इस इच्छा को पूरा किया। फिर किशोर अंकल, वो तो डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने कहा, डैडी के और 2-3 दोस्त, मैंने भी हामी भर दी। मैंने कहा ठीक है। 12 अप्रैल को मैं गई शो करने के लिए। अब मेरे साथ बाजा कोई न बजाए, क्योंकि गाने सिर्फ डैडी को ही मालूम थे। ढोलक बजाने के लिए साथ में कोई थे, नरेंद्र चंचल जी मुझे मिले थे वहाँ उसी शो के सिलसिले में। अच्छा। तो वो बेचारे थोड़ा बहुत मुझे सुर दे रहे थे, और मैंने वहाँ जो भी गाने, मैंने वो एक गाना गाया था, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, एक पंजाबी गाना गाया। उसके बाद फिर वो स्टेज पर आए प्राण साहब, और उन्होंने अनाउंस किया कि इस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है। तो बाद में ये पता चला कि ऑडियंस में एक इंसान ऐसा नहीं था जो रोया नहीं उस दिन, लेकिन उन लोगों ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया। 250 रुपये की, अब उस वक्त 250 रुपये की स्कॉलरशिप अनाउंस की कि मैं संगीत सीखूं, और उन लोगों ने बहुत, मतलब मैं कैसे कहूँ ज़रीना जी, मेरी आरपी आनंद जी थे वहाँ पे, बहुत एक्टिव मेंबर थे। मुझे वो आज तक मैं उनके टच में हूँ, मैं उनको डैडी ही कहती हूँ, अपनी बेटी ही समझा उन्होंने मुझे। और सबसे ज़्यादा उस इंसान ने, मतलब इतना प्रोत्साहन दिया मुझे
जहाँ जो मतलब शो हो, कहीं भी जिक्र भी हो, सुषमा गाएगी, मेरा बच्चा गाएगा, मेरा बच्चा। तो इस करके मैं बहुत फैली, यू नो। सुषमा श्रेष्ठा स्टार्टेड बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम बिफोर आई इवन, मतलब फिल्मों में बहुत ज़्यादा नहीं गाई थी। हाँ। वो एक ही गाना था मेरा, है ना बोलो बोलो, हाँ, पर फैलने लगी। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जी। फिर लौटेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा की म्यूजिकल जर्नी ऐसी जारी रहेगी। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं पूर्णिमा से। हाँ पूर्णिमा, मैं एक बहुत मज़ेदार सवाल पूछना चाहूँगी। आप SD बर्मन जी से जब मिले थे, सुना जी। आपने उनको रुलाया, ओए वो माँ। क्या बात थी मुझे बताइए। मतलब बर्मन साहब आपसे मिलकर रोए क्यों, वो मुझे बताइए। नहीं, एक्चुअली छोटे में बताऊं मैं कि ये पूरा एक ग्रुप ही था डैडी का। बर्मन चाचा, अशोक कुमार जी, किशोर अंकल, ये सब एक बंगालीज का ग्रुप ही था। बिकॉज नेपाली होते हुए भी क्योंकि कोलकाता में वो पले बड़े, हाँ। तो पूरा अपने आप को बंगाली बाबू ही समझते थे और थे भी। तो पहली बार जब मैं बर्मन चाचा से मिलने गई, मुझे HMV के मिस्टर रेड़े लेके गए थे उनके पास। तो मुझे देखा उन्होंने, मैं गई वहाँ, खार में उनका बंगला हुआ करता था। और पहले तो गले लगाकर तब रोए वो, तो खैर डैडी को याद करके रोए थोड़ा बहुत, और बोले जैसे ये म्यूज़िक डायरेक्टर का घर नहीं है, ये तुम्हारे चाचा का घर है, तो जब तुम चाहो ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर उन्होंने मुझे एक पहला गाना गवाया। एक फ़िल्म आई थी, देव साहब की फ़िल्म, ये गुलिस्तां हमारा। ये गुलिस्तां हमारा, हाँ। तो वो गाना एक्चुअली कुछ था नहीं, क्योंकि कोई सिचुएशन भी नहीं थी। वो सिचुएशन उन्होंने बनवाई देव साहब से, ओके। और ज़बरदस्ती वो मुझे गवाना है, क्योंकि ये मेरे भाई की बेटी है तो इसको गवाना है मैंने। तो वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हाँ। बस एक बच्चा ज़बरदस्ती नहीं, देव कर, अब देव साहब भी इतना उनको मानते थे, तो ना तो कहा नहीं उन्होंने। बिल्कुल। तो वो बच्चे के लिए बस सारे जहाँ से अच्छा। तब जब पहली बार माइक पे मैंने गाना शुरू किया, हाँ। तो एकदम मैंने शुरू किया, और उनके पास मनोरिदा ही थे शायद असिस्टेंट। एकदम से रिकॉर्डिंग शुरू होकर कट 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 कट, तब तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी म्यूजिशियंस के साथ। तो भाई क्यों बाहर आए, और यूँ जरीना जी उनके चेहरे पर उन्होंने अपना हाथ रखा था। मैं समझ नहीं पाई पहले। आए, और मैं कैसे कहूँ आपसे, मतलब एक छोटा बच्चा रोता है ना, बिल्कुल मतलब मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। हाँ। इतना कोई मूव आए, और बस कितनी देर रोते ही रहे। और फिर मुझसे बंगाली में ही बात करते थे, बोले कि आज मुझे भोला बहुत याद आ रहा है, उसने होना चाहिए था, उसने होना चाहिए था, बस यही बोलकर रोते रहे। फिर पंचमदा भी आए थे वहाँ, RD बर्मन जी। फिर उन्होंने उनको शांत किया, बोले बाबा तुम्हें आप अंदर जाओ। फिर मुझसे कहा कि तू ठीक है ना, तू गा दे, चल तू गा। तो जो गाना बर्मन साहब को रुला दिया, मैं चाहती हूँ कि वो एक लाइन आप सुना दें। एक्चुअली मैं जरीना जी, अगर आप इजाज़त दें, अब सारे जहाँ से अच्छा तो है ही हमारा हिंदुस्तान, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मैं पहली बार जब उनसे मिली, मैंने जो उन्हीं का एक गाना उनको सुनाया था, जो डैडी ने सिखाया था, फिल्म ज्वेल तीफ का। ज़रूर, वो मैंने उनको सुनाया था। मैं चाहूँगी कि हाँ प्लीज़ आप वो भी सुनाइए। बहुत बेहतरीन कॉम्पोजिशन है वो। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। ये मैंने उनको सुनाया था तब। बहुत खूब गाया आपने।
आपकी बातें हो रही तो R.D. बर्मन जी का नाम आपके सामने ना लें और अरे। उनके साथ आपकी बातें और गाने कैसे हुए वो बताइए आप। पंचम दा तो क्या कहूँ जरीना जी, वो एक घिसी पिटी एक बात होती है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, पर वाकई उनके साथ एक ऐसा रिश्ता था जिसको मैं नाम दे ही नहीं सकती। कभी वो मेरे भाई, कभी दोस्त, कभी पिता, सब कुछ। बहुत प्यार दिया उन्होंने। इतना प्यार तो शायद मुझसे किसी ने नहीं किया। सो नाइस। तो जब बर्मन चाचा बीमार हो गए थे, मैं उन्हें देखने गई थी बॉम्बे हॉस्पिटल, तो तब उन्होंने फिर रोने लगे देखकर, जबकि उनको पैरालिसिस हुआ था, और मेरा हाथ पकड़कर बोले, मैं तुम्हें कोई अच्छा गाना नहीं गवा सका, लेकिन तुम्हारा भाई गवाएगा। पंचमदा पे खड़े थे वहाँ, और बोले, मुझे वादा करो कि तुम इसको इसकी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन गाना। ये सब बंगाली में ही हम बात करते थे, पर हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो हाँ, दादा बोले आप ठीक हो जाओ ना, फिर हम बात करते। पर वो कभी उसमें से उठे ही नहीं, मतलब वहीं उनका देहांत हॉस्पिटल में ही हो गया। फिर एक फिल्म आई थी, एक्चुअली पंचमदा का पहला गाना मैंने गाया था जरीना जी, फिल्म थी परिचय, गुलजार अंकल की फिल्म थी, और उसमें तो खैर बच्चों का कोरस था, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पर उनकी एक मज़ेदार बात ये थी कि वो, क्योंकि मुझे उन्होंने बचपन से शायद देखा था, और डैडी के साथ उनका बहुत, मैंने कहा ना, एक अलग ही रिश्ता था हमारा पहले से ही। तो जब भी बुलाते थे, जैसे इस गाने के लिए भी बुलाया, तो वो यही कोशिश करते थे कि उसमें से भी एक आध लाइन, एक आध वर्ड ना निकाल कर मुझे दें कि सोलो, उसमें भी चलो इसके लिए सोलो, इसके लिए सोलो, ऐसा होता था। करते करते जब ये मैं जिस गाने का अब जिक्र करने जा रही हूँ, फिल्म बन रही थी आ गले लग जा, तो एक दिन फ़ोन किया उन्होंने और कहा कि दीदी से कहा कि उसको ले आओ, एक गाना है, लता जी गाने वाली थी गाने को एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि लता जी नहीं आ पा रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि सुषमा आकर इस गाने, तब मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाती थी। ओके। तो उन्होंने कहा सुषमा से मैं इस गाने को डब करवाना चाह रहा हूँ, डमी वॉइस, लेट्स सी, लेट्स होप, वैसे ही बोलते थे। मैं गई, और वो गाना जरीना जी 2 पार्ट्स में है। किशोर अंकल का एक सोलो है और एक उनके साथ डुएट है मेरा। तो किशोर अंकल ने जो गाया था वो मुझे सुनाया उन्होंने। किशोर अंकल गाकर वहीं वो फिल्म सेंटर में सिंगर्स कैबिन में एक सोफ़ा हुआ करता था, वहाँ सोए हुए थे, और सारे म्यूजिशियंस लंच के लिए चले गए थे। वो गाना मैंने सुना, रिहर्सल्स हुई, कुछ नहीं कह रहे थे दादू, कुछ भी नहीं। फिर माइक पे रिहर्सल्स शुरू हुई, फिर भी कुछ नहीं ख़ास, कुछ नहीं। अब हुआ ये कि जब टेक का वक्त आया तो शुरू ही नहीं हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो दौड़ कर आए अंदर पंचमदा, और इतना मतलब मुझे गले लगाकर, फिर उनकी आंखों में भी आंसू, और कहने लगे, you've done it, the song is yours। हुआ क्या, मैं तो बहुत छोटी थी, बस कितने 12-13 साल की थी। तो किशोर अंकल ने पूछा, हुआ क्या पंचम, क्यों लो, क्या हुआ? तो बोले, नहीं, हम मनमोहन देसाई जी की राह देख रहे थे। मनमोहन देसाई जी फिल्म के डायरेक्टर थे। यस। तो वो जब तक हामी नहीं देंगे, मैं कैसे ओके कर सकता हूँ? तो वो आए, उन्होंने सुना अपनी सुषमा को, और वो बोले, पंचम ये तो बहुत अच्छा गा रही है, अब किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ओके कर दो। तो दैट्स हाउ आई गॉट द सॉन्ग, तेरा मुझसे है पहले का नाता। तो गा के सुनाइए आप प्लीज़। और ये गाना तो वाकई मेरी ज़िंदगी का एक, कैसे कहूँ, मेरी पहचान बन गया। ला 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 ला। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
भी जाने तू या जाने ना हो, माने तू या माने ना। वाह, ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स ये गाना कितना अच्छा, कितना बड़ा फेमस हुआ था, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बहुत बहुत या। मेरी पहचान बन गया ये गाना। मतलब वो जो बोले थे बर्मन चाचा पंचमदा ने, वो अब जैसे आपने वादा आरडी की निभाया। म्यूजिक में वो भी गाना गाया था अपने तेरा मुझसे है पहले नहीं, का। क्या ये क्या हुआ क्या तेरा हुआ तेरा वादा, वादा, क्या वो हुआ तेरा कसम वादा। हुए। उसके बाद तो फिर पंचमदा गवाते ही गए। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, एक दिन बिक जाएगा माटी के हाँ, मोल। वो भी बहुत एक्चुअली खूबसूरत ये गाना सुनाया पंचमदा ने जी। राज साहब को, और कहा वही सेम किस्सा जो बर्मन चाचा ने किया कि राज साहब डालिए ना, डालिए ना, हाँ। कोई सिचुएशन बनाइए ना बच्चे के लिए, इसको गवाइए ना, बहुत अच्छा। ये ऑफ कोर्स मुझे बाद में उनके जो सिटिंग मेंबर्स थे, जैसे मैंने कहा मनोरी चाचा जो उनके फर्स्ट असिस्टेंट थे, भूपेंद्र सिंह जी, भूपी जी बैठते थे, उन्होंने बताया मुझे कि राज साहब कुछ कीजिए ना, बच्ची का गाना डालिए ना। तो उन्होंने वो मास्टर सत्यजीत हुआ करते थे उस वक्त, तो राज साहब ने कहा ठीक है उसके लिए। नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ दोस्तों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद आकर मज़ेदार बातें सुनेंगे पूर्णिमा से। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातें हो रही हैं पूर्णिमा से, और पूर्णिमा की बातें वहाँ हमने ख़त्म किया जहाँ राज कपूर साहब के बारे में बात कर रही थी। चलिए तो फिर वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, तो पूर्णिमा, आप राज साहब के बारे में कुछ कह रही थी, जी। वो सिचुएशन बनाया गया फिल्म में, और वो गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इस पे जरीना जी एक वर्ड आता था तरम पम दरडा, ऐसे अंतरे में। जी। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुकेश अंकल के साथ ये 2-3 पार्ट्स में गाना हुआ। एक मैंने मुकेश अंकल के साथ गाया, तो जहाँ वो तरम पम आ रहा था, मतलब मैं इसीलिए आपको ये सुना रही हूँ कि उस वक्त के लोग कितने, क्यों, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्यों इतना बेहतरीन वो गाते थे, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन इंसान थे। हाँ। इंसान कैसे, उनकी रूह बहुत साफ थी उस वक्त के कलाकारों की। मैं कलाकारों की बात कर रही हूँ। तो मुकेश अंकल से राज साहब ने अंदर से, मतलब मॉनिटर रूम से कहा, मुकेश चंद, वो उनको मुकेश चंद कहते हैं, मुकेश चंद, वो बच्चा जैसे तरम पम कह रहा है, तुम्हारे तरम पम में वो बात नहीं आ रही दोस्त। तो मुकेश अंकल हंस पड़े और बोले, राज, बच्चे में और एक 40 साल, अब तो जो उनकी उम्र होगी, बहुत फ़र्क होता है राज, बच्चा तरम पम बोले और एक बूढ़ा बोले, उसमें फ़र्क तो होगा ही ना। तो बोले नहीं मुकेश चंद, उससे सीखो, वो कैसे बोल रहा है बच्चा, मुझे वैसा तरम पम चाहिए। और वो भी बोले, बच्चू गा तो तरम पम, अब कैसे बोल रही है तू, मैं भी तो वैसे ही बोल रहा हूँ, ऑल दैट, इतना स्पोर्टिंग एक एटमॉस्फेयर, हेल्दी कंपटीशन टाइप बहुत था हेल्दी। उधर। तो आपने जो गाना गाया वो किस पे पिक्चराइज किया था? मास्टर सत्यजीत एक, हाँ, सत्यजीत। मैं याद दिलाऊं, उन्होंने वो भी किया था। ही वॉज अ वेरी फेमस चाइल्ड स्टार। फूलों का तारों का अनुराग, करेक्ट, वो भी फूलों का तारों का हरे राम हरे कृष्ण जी, उनके लिए मैंने गाया था। तो बस ये पंचमदा गवाते गए और क्या हुआ तेरा वादा कैसे मिला आपको? बस वही पंचमदा उनकी ही सब उनकी मेहर मुझ पर बहुत थी। वो भी एक गाना था, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ, उसमें तो सिर्फ क्या क्यों, पर उसके लिए भी सुषमा को बुलाओ, यू नो। और क्या हुआ तेरा वादा, एक दो लाइनें सुनाइए। गाऊं? हाँ प्लीज, आपको बुलाओ, मतलब आपको सामने बिठाकर ना सुनो हो ही नहीं सकता।
वो मौसम गड़बड़ है ना, हाँ। हो गया तो थोड़ा सा गला फिर भी बैठा बहुत हुआ अच्छी है। है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वाह, बहुत थैंक यू सो मच। रफ़ी साहब अच्छा, के ये साथ। बताइए, आप सुषमा स्ट्रेस से पूर्णिमा कैसे बनी? ये एक बहुत प्रोफेशनली स्ट्रैटेजिक मूव था, बहुत सोचा समझा एक ये था। एक्चुअली क्या, मैं उस वक्त बहुत से कवर वर्जन्स गा रही थी, मतलब रफ़ी साहब, आशा जी के गाए हुए गाने टिप्स कैसेट्स कंपनी के लिए गा रही थी। तो जब वो पहला तब तो कैसेट्स चलती थी, वो पहला कैसेट जब रिलीज़ पे था हमारा, तब कंपनीज़ के जो A&R मैनेजर्स और जो भी थे पब्लिसिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा कि ये सुषमा श्रेष्ठा नाम अगर देंगे तो लोग ऐसे तो नहीं समझेंगे कि बच्चों के गानों का एल्बम है या क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर थी बतौर एक चाइल्ड सिंगर, और यहाँ पे तो एक इमेज के साथ बहुत जल्दी बांध देते हैं सबको। तो उस इमेज से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए, चलिए हम नाम बदलते हैं, आपको एक नए इमेज में एक बिल्कुल नए तरीक़े से हम पेश करते हैं, कंपनी वालों ने कहा। तो मैंने ही सजेस्ट किया कि आप पूर्णिमा ही क्यों नहीं रखते, क्योंकि मेरे पत्रिका में मेरा नाम पूर्णिमा है। तो उनको भी अच्छा लगा ये, और इस करके फिर नाम मैंने बदला, पूर्णिमा बन गई। और पूर्णिमा के नाम से सबसे पहला जो मैंने गाना गाया था, पहली फिल्म जो मैंने की वो टिप्स की ही थी। फिल्म चली नहीं थी ज़्यादा, बहारों की मंजिल फिल्म थी। गाना बहुत चला था, तुम ताना ना ताना ये दिल है दीवाना। हाँ। तो वो गाना सुनकर अनु मलिक ने बुलाया फिल्म माँ के लिए, बरसात में जब तब आप हीरोइनों के लिए गाना शुरू कर दिया था आपने, जैसे बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए भी आपने शुरू किया पूनम, उसी फिल्म से पूर्णिमा बनने के बाद। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हालांकि पंचम दा गवा चुके थे मुझे। एक फिल्म आई थी द बर्निंग ट्रेन, उसमें एक वो भजन था, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, सिमी जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। फिर एक और फिल्म एक आई थी, वो किरण वैराले थी उसमें, शायद नरम गरम। एक बात सुनी है चाचा जी, शत्रु जी के साथ वो गाना था मेरा। तो पंचम दा कोशिश कर रहे थे अपने, पर मेरी फिर शादी हो गई, सब फिर गड़बड़ हो गया, मतलब एक ब्रेक आ गया मेरे करियर में। तो पंचम दा भी बेचारे फिर नर्वस हो गए बहुत। हालांकि उनके टच में मैं लगातार थी, पर एक ब्रेक आ गया। और चने के खेत में और तू तारा का वो ब्रेक कैसे, मतलब बस कैसे ये आया? माँ का गाना मैंने गाया। हाँ। बरसात में जब आएगा सावन का महीना। पहले माँ का गाना सुना दीजिए, उसके ओ बाद माँ। हम लोग चने के खेत में सुनेंगे। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, तरतम पम, बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। ब्यूटीफुल, यस। ये गाना डेविड जी ने सुना, डेविड धवन जी ने कहीं सुना शायद, वो फिल्म बना रहे थे बोल राधा बोल। फिर उन्होंने आनंद मिलिंद से कहा कि ये कौन सिंगर है, इसे ढूंढ कर निकालो। अब इंडस्ट्री में तो सब जान चुके थे, जानते ही थे कि मैंने ही अपना नाम चेंज किया है। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। तो अचानक एक दिन मिलिंद का फ़ोन आया, फिर मुझे सबसे पहले वो गाना रिकॉर्ड हुआ, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग रहे। उसके बाद तू तारा, बस फिर गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद चने के खेत में वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो सुना दीजिए। ऑल आनंद मिलिंद। या वो सुना दीजिए, चने के खेत में। टू 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 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी चने के खेत में, रहुई चोरी चने के खेत में।
was a very, ये भी बस बहुत जरीना जी। पॉपुलर गाना था, बहुत। गाना Yeah. गाती गई, पता नहीं वक्त गुजरता गया। आजकल आपने जितने गाने गाए हैं उनमें से काफी गाने रीमिक्स होकर आ रहे हाँ, हैं, हाँ। तो हाउ यू फील? वेरी नाइस, Nice. वेरी नाइस, आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आपसे नहीं गवाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इट्स ओके। हमने लेकिन किसी गाने और तो की आप ही जगह के ली हैं। नहीं, और हमने जब किसी और की जगह ली तो हमारी जगह लेने वाले भी तो आएंगे ना। हम थोड़ी ना किसी का मुंह बंद कर सकते हैं। तो ये तो सिलसिला है दुनिया का, जो आता है वो जाता है, और अगर वो अच्छा है तो वो टिके रहता है। तो बस टिके रहने की कोशिश चल रही है, एक प्रयास जारी है कि इस आजकल के उम्र जो में सॉरी आजकल के जो रियलिटी शोज आ रही हैं जी। उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए या जो भी गा रहे हैं उनके लिए? माफ़ी चाहूँगी मैं, लेकिन प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, हाँ। नो डाउट, इसीलिए कि बच्चे आते ही इतने करोड़ लोग उनको सुनते हैं। टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है, माध्यम है। पर उसके बाद क्या? वो प्लेटफॉर्म कब तक टिके रहता है ना? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से वो उतर जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे कोई और चढ़ जाता है। तो अब उस प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद की ज़िंदगी क्या है? वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जो प्लेटफॉर्म मिला, जो एक पायदान उनको मिला, उस वो अपने उन कदमों को ज़मीन पर कितने बखूबी से और कितनी पुख्तगी से वो जमा कर रख सकते हैं, ये उन बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी को वो नहीं, शायद समझ नहीं पाते, ये मैं नहीं कहूँगी, पर उसे निभा नहीं सकते। निभाना बहुत ज़रूरी उस जिम्मेदारी की बोझ को वो उठा नहीं पाते, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ देख लेते हैं कि फिर देखने के लिए कुछ रहता ही कुछ नहीं। रहता नहीं। तो फिर क्या? इसीलिए मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जितना ये फ़ायदेमंद है उतना नुकसान भी। चलिए इसी बात पर हम भी अपने शो के एंड में आपसे एक रैपिड फायर करेंगे और छोटे छोटे सवाल मैं करूँगी, उसका छोटा छोटा जवाब दीजिए आप, ठीक है? आर यू रेडी? अपना गाया हुआ कौन सा गीत जो आपके सबसे दिल के करीब है? दो बोलूं या एक ही? आप दो भी बोल सकती हैं। तेरा मुझसे है पहले का, ओके। तीन बोलती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ओके, गुड। शाम है धुआं धुआं। किस हीरोइन के लिए गाकर आपको सेटिस्फेक्शन मिला? अब सबसे पहले तो जूही के लिए गाया, और मुझे लगा कि मेरे मैंने जो एक्सप्रेशंस दिए थे, जूही ने बहुत बखूबी उसे कौन सा गाना था? निभाया। तू 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 तारा। तू तारा, हाँ। जैसे मैंने एक्सप्रेशंस, जो सोच कर मैंने एक्सप्रेशंस दिए थे, ये नितिन मनमोहन जी की फिल्म थी, हाँ, बहुत बोल अच्छा रहा गाना था, हाँ। पर करिश्मा भी, मधु, यस, या मधु। ओके। अपनी सफलता का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहेंगे तो आप किसे देंगे? कोई एक तो नहीं, एक नहीं है? नहीं। मेरी अच्छा, दो? सफलता बहुत है। बहुत यहाँ मैं सबसे पहले तो मेरी माँ को, जो सभी कहते हैं, ऑफ कोर्स माँ तो है ही, उसके बगैर तो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, हाँ। मैं ख़ास तौर पर उनके बारे में कहूँगी, क्योंकि डैडी के बाद उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। मैं 11 साल की थी, मैं उन्हें अबू साहब ही कहती थी, उनके पास ही रहती थी मैं, क्योंकि वो कहते थे मेरे पास रहोगी तो ना सीखोगी। उन्होंने मुझे सिर्फ, जरीना जी, गाना गाने के लिए नहीं, तो गाने बजाने की, मुझे गाने बजाने वालों में उठने बैठने की तमीज़ सिखाई, गाने बजाने की तमीज़ सिखाई। अच्छा, आज की कौन सी गायिका में आपको अपनी झलक नजर आती है? नहीं, किसी में नहीं, किसी में। किसी भी नहीं। अच्छा, किस डुएट सिंगर के साथ गाना गाकर आपको अच्छा लगा? उदित नारायण। मेल सिंगर? अच्छा, उदित नारायण जी, ओके, दैट्स नाइस। आज की किस हीरोइन के लिए आप गाना गाना पसंद करेंगे? कंगना रनौत। कंगना। Yes. आज के किस म्यूजिक डायरेक्टर से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी, गुड। सचिन जिगर ऑल्सो, यस। ओके। अगले जन्म में भी आप सिंगर बनना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Thank मैं तो you कहती so हूँ कि much. मेरी आखिरी Yeah. सांस भी सुर में निकले तो भी मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। That's so nice. अच्छा, आपके बाजू में एक किताब रखी है, जी। उसमें ऑटोग्राफ दीजिए और एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। सोची जा रही थी कि ये किताब क्यों रखी गई है। अच्छा, इस कारण जी। क्या करूँ मैं? अच्छा, ओके ओके।
आपकी तस्वीर भी होगी। राइट, यस, ओह हाँ। लवली। आहा हा 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 हा, आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा, आहा हा हा। शाम है धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं, हो शाम है धुआं धुआं, जिस्म का रुआं रुआं उलझी सांसों से, बहकी बहकी धड़कन से कह रहा है आरज़ू की दास्तां। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा, आहा हा हा हा, आहा हा। बहुत 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 शुक्रिया। आई वाज गेटिंग Thank गूज़बम्प्स व्हेन यू आर you. सिंगिंग।